Hello, everyone, and welcome to our channel Straight Talk, where we intend to speak to a lot of people, interview them, and understand about their experiences. These people are from various walks of life who have achieved something substantial in their life. And with us today, we have Mr. Pratap Sapre. Pratap Sapre has been a Swayam Sevak of RSS, Rashtriya Swayam Sevak Sangh, and also a businessman. पर आज हम बात करेंगे उनसे उनके स्वयंसेवक होने का अनुभव के बारे में और स्पेशली अयोध्या का उनका अनुभव। अभी आप सब जानते हैं कि श्री राम मंदिर हुआ है अभी हाल ही में अयोध्या में। सो उसके बारे में थोड़ी उनकी एक्सपीरियंसेस हम जानने के लिए हम उन्हें मिले। और वेलकम सप्रे जी। जय श्री राम। स्ट्रेट टॉक में आपका स्वागत करते हैं हम। धन्यवाद। और सबसे पहले हमें बताइए आपके बारे में, आपका जन्म कहाँ हुआ, आप कहाँ बिजनेस कहाँ किया आपने, कहाँ रहते हैं अभी? अच्छा, तो मेरा जन्म मनमाड़ में हुआ, नासिक ज़िले में। और जिस घर में मैं जन्मा हूँ वो पूरा संगमय घर था। अच्छा। जहाँ पर शुरुआत में जब संघ का ये हमारे घर में आया तो पूजनीय गुरुजी और पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार हमारे घर 4 दिन रहे थे। और हमारे पिताजी जिन्हें हम अन्ना कहते थे, उनसे उन्हें 4 दिन बातचीत करके उन्हें तालुका कार्यवाह पद दिया और वहाँ से वो मार्गस्थ हुए थे। अरे वाह। उसके बाद तो जब से मुझे याद है, पूजनीय गुरुजी और उनके बाद आए हुए और बड़े सरसंघ चालक हमारे घर आ चुके हैं। गुरुजी जब मैं 5 साल का था तब एक बैठक के लिए हमारे घर आए थे। और वहाँ से वो नासिक के एक वकील थे, राजा बाबू साठे, उनके कार से मेरे पिताजी और गुरुजी और साठे वकील ये नासिक जाने वाले थे। तो उनकी वो सब गड़बड़ चल रही थी जाने की, उनका खाना वगैरह हुआ। तो मैं जिद करने लगा पिताजी से कि भाई मैं भी आऊँगा आपके साथ। तो वो बोल रहे थे मत आओ, ये नहीं, तुम नहीं आ सकते। तो गुरुजी ने देखा ये कुछ चल रहा है, तो उन्होंने पूछा माधवराव ये क्या बोल रहा है? तो वो जिद कर रहा है अपने साथ आने के लिए, तो क्या फ़र्क पड़ता है, आने दो उसको। तो उसका शर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, या नहीं है। तो बोले ठीक है ना, एक शर्ट उसका धुलाओ और समूह के सामने वो दीवार है उसके ऊपर सुखाओ, जब तक सूखता नहीं हम नहीं जाएंगे यहाँ से। ओह। तो वो शर्ट वहाँ पर सुखाने के लिए डाल दिया। 2-3 घंटे के बाद वो सूखने के बाद बोले चलो अब इसकी जिम्मेदारी, प्रताप की जिम्मेदारी मेरी है। तो उन्होंने मुझे गोदी में बिठाया कार में और मनमाड़ से नासिक तक हम साथ में गए। वाह। बाद में बीच में पिंपलगांव बसवंत करके एक गांव लगता है, गुरुजी को चाय की बहुत आदत थी, तो वहाँ चाय पिए वो। और नासिक में जब से हम गए तो उन्होंने मेरी उंगली छोड़ी नहीं, पूरी जिम्मेदारी। और वहाँ उस समय एक घर से दूसरे घर पैदल ही जाते थे। तो ये मुझे याद है और मैं मेरा भाग्य समझता हूँ कि इतने महान तपस्वी का मुझे आशीर्वाद मिला था। और ये जो वातावरण था ना वो संगमय था। और उसका एक नतीजा ऐसा हुआ कि जब हम कुछ व्यवहार में बाहर गए, कुछ हुआ, तो ये हमारे ऊपर ये कृपा थी। और एक प्रेशर रहता है ना कि हम यहाँ से आते हैं, तो वो हमारा बर्ताव भी उसी के साथ वैसे ही रहता है और वो कंपल्शन रहता है हमारे। तो ये सब कहानी ऐसी है। बाद में मतलब जो आपने अभी बताया गुरुजी बाकी दुनिया में भी नहीं, बट एक बच्चे को दिए हुए जुबान पे भी पक्के थे। वही तो, जो उंगली छोड़ी नहीं है बिल्कुल अंत नहीं। तक। और मुझे पूरा याद है, अभी ये सब घटना को भी 65 साल के ऊपर हो गए, लेकिन कुछ घटना ऐसी होती है ना कि जो आपके दिमाग में बैठ जाती है। तो वही कारण है। और मैं अभी भी फील करता हूँ, उनके गोद में बैठा हूँ और वो मेरी उंगली पकड़ के जा रहे हैं। सब रास्ते मुझे अभी याद है। उस दिन नासिक में बारिश हुई थी, जो मेन रोड था नासिक का वो पत्थर के इससे बना था, उस तब कंक्रीट का वो टार रोड वहीं नहीं थे। और पूरा मेरे आंखों देखा हाल मैं वो देख सकता हूँ अभी, क्योंकि वो घटना ही ऐसी थी, है ना।
तो बात सही है कि एक तो जबान, और वो जबान से पूरा डटे रहे ना, वो तो उनसे सीखना चाहिए। तो गोलवलकर गुरुजी के बारे में और कोई आपका अनुभव ऐसा जो, और आपने सीखा क्या उनसे ऐसा? सीखना तो उनसे सीखना यानी तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनका आचार, उनकी तपस्या थी। गुरुजी स्वामी विवेकानंद नंद के जो सहाध्यायी थे, अखंडानंद जी, उनके शिष्य थे। अच्छा। और वैसे देखा जाए तो वो रामकृष्ण मठ छोड़ के संघ कार्य के लिए आने को तैयार ही नहीं थे, लेकिन पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार ने उनको समझाया, और फिर मठ के लोगों ने भी कहा कि आपका काम देश में जाने का है, आप यहाँ से वही काम कीजिए। तब से सरसंघ चालक डॉक्टर हेडगेवार के बाद वो बने। बाद में यादें तो बहुत है, क्योंकि बहुत बार हमारे घर आए थे वो। एक शिविर में मैं और मेरे चाचा अप्पा, जिनको हम कहते थे, चिंचवड़ में एक शिविर था। वो पहला बहुत बड़ा शिविर था, 10,000 स्वयंसेवक का शिविर था, और टाटा मोटर्स की अब जो जगह है ना, वहाँ पर वो था। तो हम दोनों यहाँ आए थे 3 दिन के शिविर में। आखिरी दिन गीत रामायण का कार्यक्रम था, और सुधीर फड़के जी गीत रामायण सादर करने वाले थे। अच्छा। उनके बाजू में पूजनीय गुरुजी बैठे थे, और किस कारण मैं वहाँ से गुजरता जा रहा था, तो गुरुजी ने मुझे बोला, प्रताप यहाँ आओ। अरे मैंने पूछा, क्या गुरुजी? नहीं, कौन आया है साथ में? बोला, अप्पा आए हैं। तो फिर बैठ मेरे साथ। तो उनके बगल में बैठ के गीत रामायण सुना। वाह। ये बहुत अनुभव है, और मैं बहुत खुद को ये लकी समझता हूँ कि इतने महान आदमी। और ये तो नहीं, जब वो तो प्रवास तो बहुत करते थे ना, तो जब वो मनमाड़ से जाते थे, तो हम सब स्वयंसेवक मनमाड़ के प्लेटफॉर्म पर बैठते थे जाके उनके अच्छा। बोगी के सामने। और वो उनका वो प्रसन्न व्यक्तिमत्व, मनमाड़ स्टेशन आने हार लगा हुआ था उनके डिब्बे को, तो आते थे, कुछ 5 मिनट का हो, कुछ बातें करते थे। तब भी पूछते थे, क्यों प्रताप, माधव राणा ही आए? मैं बोला, नहीं, वो कोर्ट में गए हैं। ये इतना करीबी हाँ। रिश्ता था। तो इसका परिणाम तो हुआ ऐसा है कि वो ये तो संघ के संस्कार जो रहते हैं ना, वो एक बार आपके पास, आपके ऊपर हुए, तो वो जन्म भर आपको उसका साथ रहता ही है। हाँ, तो आप स्वयंसेवक 5 साल से ही बने मतलब? बिल्कुल, जन्म से ही ना। हाँ। तो आपके पिताजी, आपने बोला वैसे, वो भी आरएसएस के ही थे? हाँ, वो वकील थे। वो उनको मैंने तो बोला ना कि डॉक्टर हेडगेवार जी और पूज्य गुरुजी ने, दोनों ने उनको ये संस्कार दिए। 4 दिन रह के, तब से वो जो तालुका कार्य जो बने, वो 40-45 साल तक उन्होंने वो काम किया। वाह। और आई थिंक इमरजेंसी में वो वो तो उसके पहले गांधी हत्या के बाद समय भी उनको सजा, जेल में जाना पड़ा था। और इमरजेंसी के समय भी करीब 14-15 महीने अच्छा। जेल में ही थे। ओ, और सो मतलब फैमिली के सैक्रिफाइसेस बहुत हो बहुत गए है। हमारे दूसरे देश के हमारे लिए। जो चाचा, जिनको हम अप्पा कहते थे, उनका मेडिकल स्टोर था। वो विश्व हिंदू परिषद के लिए बहुत काम करते थे। अच्छा। चंदा इकट्ठा करना, यही नहीं, यहाँ तो करते थे भारत में। वो अमेरिका में जब गए थे 2-3 बार, तो वहाँ भी किसी भी आदमी से मिलते थे, उसको बोलते थे, ऐसा ऐसा हमारा काम है, वो हम आदिवासी के लिए काम करते, ये करते, हम उनको चंदा दो, $1 $2 ऐसा करके उन्होंने बहुत वहाँ पर वाह। चंदा जमा किया, और यहाँ आके विश्व हिंदू परिषद के खाते में जमा किया था। और वैसे ही है कुछ, आई थिंक आरएसएस ने अभी राम मंदिर के लिए भी जमा किया है। हाँ। 1-2 जन से लेने के बजाय उन्होंने एक आदमी से चंदा इकट्ठा किया, और वो पूरा मूवमेंट ही क्रिएट किया। वो तो है, क्या है ये सब मूवमेंट जो है ना, वो असल में अशोक जी सिंघल हाँ। और मोरोपंत पिंगळे जी, इनका ये सब, राइट। उन्होंने सब ये सब किया था। कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए बहुत समय लिया होगा उन्होंने। लेकिन पर ये जो संघर्ष है वो तो 500 साल पुराना है। बराबर है, ये तो 500 साल पुराना है, और इसमें करीब 76 युद्ध हुए हैं। अच्छा। 76 युद्ध हुए। बहुत से अपने हिंदू वीर, उन्होंने अपने आहत दिए हैं वहाँ पर होती।
उसमें एक एक जो युद्ध था उसमें 1,68,000 हिंदुओं की कत्ल हुई थी। अरे बाप ये सबसे बड़ा था। और सबसे आखिरी मुलायम सिंह यादव रे। जिनकी सरकार थी वहाँ 1990 में, तो वहाँ जो कार सेवा हुई थी तो उसको उन्होंने बहुत हिंसक स्वरूप उन्होंने मुलायम सिंह ने दिया था हाँ और गोलीबार किया। 100 से 100 हाँ, 150 काफ़ी जाने भी गई थी। 100-150 जाने गई। जाने उनको जो लोग वहाँ मृत्यु हुए थे उनको पत्थर बांध के शरीर में फेंक दिया था। ऐसा क्रौर्य उन्होंने किया था। हम्म। तो तो आप शायद 92 में गए, राइट, 92 कार सेवा के लिए। 92 में। तो जैसे आपने डिसाइड किया, ये सब हुआ था 90 में, तो उसके बाद आपको जाने में ऐसा कुछ ये लगा नहीं कि डर नहीं लगा कि ऐसा दोबारा हो सकता है? उसमें उसमें एक बेसिक फ़र्क जो है ना, तो वहाँ पर जो मुलायम सिंह सरकार थी तो वो तो पूरा विरोध करने वाली थी। बाद में कल्याण सिंह जी की जो सरकार आई हाँ। तो हिंदुत्ववादी पूरे, तो वो एक आधार था। और मन में एक ऐसा यही हुआ था कि अभी कल्याण सिंह जी है तो जाने में कोई खतरा नहीं है। और इसीलिए अयोध्या में तब 10 लाख से ज़्यादा कार से इकट्ठा हुए थे। बाप रे। और कैसे आप वहाँ गए कैसे? हाँ, तो ये क्या है, जो कार सेवा जब करना क्षेत्र जाने के लिए ये सब आह्वान किया गया था विश्व हिंदू परिषद से, तो पुणे से 1 तारीख से पहले ही बहुत से कार सेवक रवाना होना चालू हुए थे। तो मैं देखता था, पेपर में भी आता, हमारे आसपास के लोगों में चर्चा थी कि बहुत ट्रेन भर भर के लोग जा रहे हैं। तो मैं सोच रहा था साला मेरा नंबर कब लगेगा इसमें अभी। तो इसी सोच में था। तो मेरा एक मित्र है, अभी नहीं है बेचारा वो, तो उसने मुझे फ़ोन किया कि 2 तारीख, हाँ 2 तारीख को, कि कुछ बुजुर्ग कार सेवक यहाँ से वहाँ अयोध्या जाना चाहते हैं, तो उनको सुरक्षित यहाँ से वहाँ ले जाने की जिम्मेदारी मुझ पे और तुम पे है। अच्छा, बुजुर्ग मतलब क्या उम्र थी उनकी? 70, एक तो महिला थी, अजी उनको बोलते हैं, वो 85 साल की थी। ओह। 70-80, कम से कम जो उम्र वाली थी वो 75 के थे। अच्छा। लेकिन उनकी जिद थी कि, और ये मौका था कि अपना कुछ योगदान इसमें होना चाहिए, वो उनका फीलिंग था। तो मैं ठीक है, मैं बोला मैं आ रहा हूँ। तो 2 तारीख को हम यहाँ से एक तो महाराष्ट्र, घर पे आपने जब बताया तो क्या रिएक्शन था कि मैं वहाँ जा रहा हूँ ऐसा? वैसे तो मैंने रिएक्शन किसी के पूछना ही नहीं चाहा, क्योंकि ये तो एक बस ये मौका मिल रहा है, यही मेरे लिए बहुत सौभाग्य था। हाँ। दूसरा जो हमारा सब घर जो है, कुटुंब जो है हमारा, वो इतना संगमय है, तो कोई मुझे हाँ। रोकना भी नहीं चाहता था। इसलिए एक छोटा सा सामान लिया, तैयार हो गए। और जो महाराष्ट्र एक्सप्रेस यहाँ से जाती है रात के 10 बजे, उसको एक वाराणसी बोगी लगती है। तो टिकट का वगैरह तो मैंने पूछा नहीं, टिकट मेरा कहाँ है, क्या है, कुछ नहीं है। तो उन सब बुजुर्गों को लेके हम रात से 10 बजे वहाँ से रवाना हुए। और सुबह 6 बजे ये मनमाड़ स्टेशन आता है, आपका गाँव? हमारा गाँव। तो मैंने सोचा अब इन लोगों को खाना तो परोसना चाहिए कुछ अच्छा, और टाइम भी ऐसा है ना कि 12-1 बजे तक उनको कुछ खाना चाहिए। लेकिन उतना हो नहीं सका, क्योंकि मैं मनमाड़ में, मैं और मित्र मेरा उतर गए, घर पे गए। मेरी एक बहन है शोभना, वो वहाँ थी उस समय। तो उसको बोला कि तू ये सब ऐसा है, खाना करने देना है इनको, तो बाजरी की भाकरी और झुनका, जिसको आप पिठले कहते हैं हाँ। मराठी में, और ये सब उसको बनाने के लिए बोला। 12 बजे तक हम वही थे कि वहाँ नहाना धोना हमारा सब मनमाड़ में हुआ। और 12 बजे वो काशी एक्सप्रेस जो आती है मुंबई से, वो 3-3:30 बजे भुसावल जाती है, और उसको वो जो निकाली हुई बोगी रहती है वाराणसी बोगी, उसको अटैच करते हैं। अच्छा। तो हम काशी एक्सप्रेस से भुसावल गए, बुजुर्गों को मिले, उनको खाना खिलाया, सबको बहुत खुश हो गए। उनको बहुत साल ऐसा खाना नहीं मिला था, बाजरे की रोटी और ये। तो उनको समाधान देके हमें भी खुशी हो गई। तो वहाँ से हमारा प्रवास आगे चालू हुआ।
तब का इलाहाबाद, अब प्रयागराज कहते हैं। तो वहाँ रात के समय हम पहुँचे। रात पहुँचे तो हमें आश्चर्य लगा कि वहाँ के स्वयंसेवक बहुत, कम से कम 10-12 ऐसे ग्रुप थे जो 15-15 के ग्रुप में आते थे और हमें खींच कर हमें खाना खाइए, हमारे पास चलिए, हमें अच्छा। इतना प्यार से। तो आश्चर्य लगा कि क्या व्यवस्था थी वहाँ पर। तो मतलब सारी जगह के स्वयंसेवक मतलब एक फैमिली जैसा ही जी है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक क्या है कि उत्तर प्रदेश के जो स्वयंसेवक थे उन्हें कार सेवा में शामिल नहीं किया था, अच्छा। क्योंकि उन्हें आने वाले स्वयं जो कार सेवक है उनकी व्यवस्था में जो भी काम करने थे वो सब उन पे सौंपा था। हाँ। तो रात में जब हम वहाँ पर गए तो एक जगह बहुत प्यार से उन्होंने हमें खाना खिलाया। वहाँ खाना खाने के बाद दूसरा एक 15 लोग आए, उन्हें हमारे यहाँ चाय पियो, कुछ पानी भी पियो तो हमें अच्छा लगेगा, अच्छा। इतना प्यार। तो ये सब करके बाद में हमने सोचा अभी यहाँ क्या करेंगे ना बैठ के। तो बोले चलो आप अगर अयोध्या जाना है तो हम बस अड्डे पे लेके जाते हैं। वहाँ पे गए। रात में हमने उस बस में राम रक्षा शुरू की। अच्छा। वहाँ पहुँचते पहुँचते कम से कम 4-5 बार राम रक्षा का हमने पठन किया। और करीब 1-1.5 बजे हम अयोध्या पहुँचे। बहुत ठंड थी, दिसंबर का महीना था, 3 तारीख तो, यानी अपने पुणे में इतनी ठंड तो नहीं होती है। तो हम फिर भी स्वेटर वगैरह लेके गए थे। और जाते जाते पहले वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता था। जो कार सेवक आता था उसको एक कार्ड दिया जाता था, उसका नाम, उसको एक नंबर होता था, वो संभल के रखना था। क्योंकि क्या है कि पिछली बार जब ये सब हादसे हुए थे तो कौन कहाँ गया क्या है उसका कुछ पता नहीं था। तो इसके लिए वो रिकॉर्ड सब बनाया था। आश्चर्य की बात है, इतने 10 लाख लोगों का रिकॉर्ड, उस समय कुछ कंप्यूटर का ये नहीं था, फिर भी वो रिकॉर्ड किया था। तो वो होने के बाद हम लोग अभी ये इतने रात में क्या करेंगे ना, क्योंकि क्या है उन्होंने सबका व्यवस्था जो सबकी की थी वो महाराष्ट्र का एक अलग एक जगह थी, वहाँ पर सब महाराष्ट्र के कार सेवक थे और अन्य राज्यों के थे। तो अंधेरा तो इतना था कि वहाँ से कहाँ ढूंढेंगे ना। तो वहाँ पर जो प्रोविंशियल कांस्टेबलरी के जो जवान थे वो बैठे थे। तो वो बोले अब यहीं बैठिए और ठंड है तो आप हमें हमारा कोट लेके अच्छा। बैठिए। तो मतलब वो भी एक तरह से उनको वो भी चाहते थे कि कार सेवा में उनका हाथ बार लगे। नहीं, एक तो समझ में आया कि उनका विरोध तो नहीं है कम से कम, क्योंकि प्यार से अगर हमारी ठंड बचा रहे थे तो उसका मतलब यही है ना। तो अभी वो गीता पठन चालू था, कुछ उसमें ध्यान से सुन रहे थे। तो बाद में उनसे भी बात कर रहे थे हम लोग। हमने बोला कि बैठेंगे कितने बार। तो बोले सो जाओ यहाँ, ऐसा करो। हमने सो नहीं सकते। तो बाद में हमने सोचा कि अभी रात में बैठे के भी पैर दुखने लगे थे, इसलिए ज़रा घूमे। तो मैं और मेरा मित्र अभ्यंकर हम दोनों टहलने लगे यहाँ वहाँ। तो ये जो ढांचा है विवादित, उसके बिल्कुल बगल में एक बड़ी इमारत थी, इसका नाम सीता की रसोई है। अच्छा, सीता की रसोई। सीता की रसोई मतलब उसका पीछे कुछ ये है कि नहीं, ऐसा है, अभी रसोई बोलते तो वहाँ खाना ही बनता था ना। तो बहुत बड़ा इमारत थी वो। तो वहाँ बाद में उसके पीछे कुछ मंदिर थे। तो अंधेरे में भी ठीक है, थोड़ा लाइट वहाँ तो था। एक हनुमान मंदिर था जो मेरे अभी भी मैं वो हनुमान जी को देख सकता हूँ, इतनी अच्छी मूर्ति थी। अच्छा। और इधर उधर घूम के बाद में 5 बजे हम फिर वापस वो ढांचे के पास जहाँ गीता पठन चल रहा था वहाँ आ गए। 6 बजे वहाँ एक राजस्थान के संघ शिक्षक थे, तो उन्होंने शाखा लगाई। 200-300 स्वयंसेवक थे, हम भी उसमें थे। कवायतें ली, कुछ किस्से बताए उन्होंने। बाद में प्रार्थना करके संघ विकिर करके हम चले गए। अच्छा। तो बाद में क्या हुआ कि जब जैसे दिन प्रकाश आया तो हम सोचा अभी जो देखा नहीं वो देखे। तो बात आपको आश्चर्य लगेगा, इतने सब जो लोग थे उनका खाने का इतना अच्छा इंतजाम विश्व हिंदू परिषद संघ ने और किया था। और आपने अपने आयुष्य में कभी भी देखे नहीं होंगे इतने बड़े बर्तन मैंने देखे, 20-20 फुट के बर्तन, बाप रे। जिनको स्कैफोल्डिंग लगाया हो रहता था।
उस पे चढ़ चढ़ के उसमें सब्जियां वो स्टर करते थे। बाप रे। ऐसे कई, कम से कम एक ऐसा 10 बर्तन बड़े बड़े वहाँ पर लगाए ना, वो सब्जियां बनाते थे। और ट्रकों से भर भर के आटा, घी और सब मटेरियल आता था। हम देख रहे थे और बन रहा था। कोई भी स्वयं से कोई भी कार सेवक जाए, लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। गरम गरम खाना मिलता था सबको, नाश्ता मिलता था, सब 10 लाख लोगों को? 10 लाख। बाप रे। और ये सब देख के तो मैं हैरान हो गया कि क्या कमाल है ये, इतनी व्यवस्था करना और इतना अच्छी तरीके से प्लान करना, ये साधारण बात नहीं है। मतलब एक मशीनरी जैसा ही था पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। और इस आपने समझ के बाहर है ये, क्योंकि ये जो संघ की जो एक उनकी जो काम करने की जो पद्धति है ना, इतने बड़े स्केल पर करना मैंने नहीं देखा था। क्योंकि एक शिविर जो होता था, उसको हम हिवाई शिविर मराठी बोलते हैं। हाँ। तो वो शिविर जो होता है उसमें इतनी तो संख्या में स्वयंसेवक नहीं रहते थे। तो वो सब मैनेज करना ठीक है, लेकिन ये तो मैं नहीं समझता ऐसा कभी किसी विश्व में ऐसा नहीं हुआ होगा। तो ये देख के मैं हैरान था। बाद में फिर सुबह क्या हुआ कि मैंने सोचा कि अपने महाराष्ट्र के लोग कहाँ हैं, तो हम वहाँ चल पड़े। बहुत बड़ी एरिया थी, कम से कम 5 एकड़ की होगी। वहाँ पर ये बारदान लगाया हुआ था और महाराष्ट्र का बोर्ड था। तो उसमें हमारे अपने परिचय के लोग भी मिले। तो सोने के लिए कुछ नहीं था, घास पे सोना और स्नान करना है तो शरीर का वो घाट था, वहाँ जाना है। और पाखाने की तो व्यवस्था ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती थी, फिर भी जा रहे थे लोग, कोई होता। और स्नान करने के लिए मैं जब शरीर के घाट पे गया था, तो वो ठंड में मैंने हाथ डाला पानी में, तो मैं झटके से हाथ निकाल लिया। ये ठंड में कैसे हम स्नान करेंगे। तो बैठा था ऐसे ही सोचता, तो पीछे से एक साधु आया, उसने मेरे पीठ पे पानी डाल दिया। मैं डर गया और देखा, ऐसे पहले तो चिढ़ गया था, लेकिन वो साधु जी को देख के मैंने नमस्कार किया। उन्होंने अभी बोला अभी करो, स्नान करो। तो वो स्नान किया वहाँ पर। बाद में क्या हुआ, एक रात हम वहाँ रहे थे और रोज़ सुबह स्नान के बाद वहाँ पर इतने श्रवणीय भाषण होते थे। जहाँ ऋतुम्बरा जी थी, आचार्य धर्मेंद्र जी थे, नृत्य गोपाल दास जी आपने 22 तारीख को देखे होंगे, वो हाँ। स्टेज थे, बहुत वृद्ध है अभी, लेकिन उनका भाषण बहुत प्रभावी होता था। अशोक जी सिंगल, उमा भारती जी और मुरली मनोहर जोशी जी, इनके भाषण देख सुन के बहुत तृप्त हुए थे, मज़ा आता था सुनने में। लेकिन उसमें कोई प्रोवोकेटिव ऐसा कोई नहीं रहता था, लेकिन एक बौद्धिक जैसा रहता है ना, हाँ। तो उस प्रकार का रहता था। और 11-1 बजे तक ये सब चलता था। बाद में खाना खाना, और फिर बाकी स्वयंसेवक जो बाहर से आए थे उनसे कुछ बातचीत होती थी। तो मतलब प्रयोजन क्या था वहाँ जाने का? हाँ, मैं उस पर आता हूँ। क्या है कि प्रयोजन जो था वो तो मन में था सबके, तो प्रकट तो नहीं हो सकता था। और मैं एक याद दिलाता हूँ कि ये जब सब हम भाषण सुनते थे ना, तो वो भाषण समाप्त होने के बाद कुछ विदेशी कैमरामैन वहाँ पर आए थे और वो सब वो उसका शूटिंग कर रहे थे। और उसके साथ उनके साथ कुछ बिस्किट्स के पैकेट थे और वो ऐसे फेंक रहे थे। तो वो देख के कार सेवक बहुत भड़क गए थे। अच्छा। कि उनको ऐसा लगा कि ये ऐसा समझते हैं कि हमें खाना मिलता नहीं है, हाँ। और ये शूटिंग करते, तो उनका कैमरे वगैरह तोड़ दिए सब, उन्होंने उनको भगाया अच्छा। वहाँ से। हाँ, तो प्रयोजन के बारे में क्या है कि वो 5 तारीख ये शाम तक हमारे सब 4 तारीख तक हो गए। 5 तारीख को सबको बोला था कि अगर किसी को रामलला का दर्शन करना है तो आप सुबह से लाइन में खड़े रहिए और आप ले सकते हैं। तो हम करीब सुबह 4 बजे मैं और मेरे मित्र अभ्यंकर उस लाइन में खड़े रहे थे, जो लाइन कम से कम 6-7 किलोमीटर लंबी थी। बाप रे। और बहुत धीमी चल रही थी। तो अभी क्या है कि धीमी चल रही, तो गप्पे मारने के लिए तो हमें तो मौका ही चाहिए था। हमारे साथ एक 15-20 राजस्थानी स्वयंसेवक थे, कार सेवक थे। तो इतिहास की चर्चा कर रहे थे, तो हम राणा प्रताप जी की और ये सब बातें करते हुए उन्होंने
हमें पूछा कि ये जो आपके संभाजी थे, संभाजी महाराज, वो अय्याश थे। हाँ। तो हमें बहुत बुरा लगा है सुन के। तो हमने बोला आपको क्या इतिहास, संभाजी महाराज आपको क्या मालूम है? जब उन पर औरंगजेब ने जो अत्याचार किए अपने पुणे के नज़दीकी, हाँ। उनके पूरे नाखून छीलने, उनके आंखें फोड़ी, उनके सब चमड़ी ये कर ली उन्होंने, करोजली। और हाल हाल उनके करके जब उनको मारा, तब वो राजस्थानी रोने लगे सब। मैं हैरान रह गया, अरे क्या है? तो वो बोले हम माफ़ कीजिए, हमने संभाजी महाराज के बारे में ये बोला है। मैं बोला ठीक है, आपको समझ नहीं, और अपने अपने हिस्टोरियन ने आपको कभी सिखाया नहीं सही हिस्ट्री क्या है, तो ये आपका दोष नहीं है ना, ये दोष तो अपनी गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम का है। करेक्ट। तो ठीक है, हमने एक अच्छा समझा कि भाई कुछ हमारा योगदान अपने महान संभाजी महाराज के बारे में उनको अच्छी सही समझ देना, उसमें हुआ, हम खुश हो गया। तो ये सब हमारा जो रामलला के दर्शन का प्रवास था ना, तो वो करीब 7 घंटे का था। ओह। 7 घंटे में हम जब वो जो सीढ़ियाँ थी ढांचे के लिए, तो वहाँ पर कुछ चमड़े का कुछ लेने की किसी को परमिशन नहीं थी, मोबाइल तो नहीं थे उस समय, तो वो सब अपना बेल्ट वगैरह सब वहाँ डाल के आगे जाना था। जाके हम ऊपर चढ़े, सब लोगों ने वहाँ बेल्ट वगैरह निकाल के, ऐसा 10 फुट का उसका ये बाप रे। बेल्ट ही बेल्ट। तो ऊपर गए, तो मेरी एक आदत है, मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मैं बारीकी से उसका निरीक्षण करता हूँ कि क्या है क्या नहीं है, दिमाग में बैठना चाहिए वो। तो जब वो बीच का डोम था ना, जिस पिलर्स पे वो खड़ा था, तो वहाँ पर सबसे पहले मेरे नज़र में आई वराह मिहिर की मूर्ति। अच्छा। वराह मिहिर, वराह यानी सुअर। हाँ। तो ये किसी भी मुस्लिम स्थान पे हो ही नहीं सकता था। सही है। दूसरे एक कोने में गणेश जी, और कई मूर्तियां थी, वो जो पिलर्स थे उसमें। तो दुर्भाग्य से हमारे पास अभी जो एंड्रॉयड कैमरे होते हैं वो नहीं था, हाँ। इसलिए उसका कुछ नहीं कर सके। लेकिन वो तो ध्यान में आया कि ये ढांचा अपनी मंदिर के ऊपर हुआ है, तो खुला दिख रही था। अच्छा। हाथ में अंदर तो गए, मतलब तो वैसे तो पता ही था सबको कि ये पता मंदिर। था। अच्छा। इसके बारे में कहा जाता है कि जब शंकरराव चौहान गृह मंत्री थे, तो वो अयोध्या देखने के लिए गए थे, और वो गए वहाँ पर। वहाँ जाने के बाद उन्होंने बाजू में उनके जो सब ऑफिसर थे उनको पूछा कहाँ है मस्जिद? ये तो मंदिर है। अच्छा। ये रिकॉर्ड पे है। तो भाई यही मस्जिद है। तो इतना ये जो डोम वगैरह है ना, वो उनके स्टाइल पे वो बनाए थे, क्योंकि वो तो उनको बताना था। लेकिन जब अंदर गए तो हमें रामलला का दर्शन किया। बहुत बहुत थोड़ी देर के लिए वहाँ रुके थे, लेकिन वहाँ से बाहर आ गए। बाहर आने के बाद बेल्ट जो मिला वो लगाया और वहाँ से निकल गए। तो ये 5 तारीख की घटना है। 5 तारीख रोज की रोज जो वहाँ कार्यक्रम होते थे, भाषण सुनना, ये करना, वो तो चालू ही था। लेकिन क्या है कि वहाँ पर जो टॉयलेट्स की समस्या थी, ये थी, तो इसके लिए हमने सोचा कि अभी यहाँ रहने से फैज़ाबाद में एक होटल में रहे तो अच्छा रहेगा। तो मैं और मेरे साथ 2 लोग थे, हम लोग फैज़ाबाद गए। वहाँ साकेत सरयू नाम का एक होटल था, वहाँ पर रुके। नीचे आपके पास मैंने जो फ़ोटो दिया है उसमें खाने के स्टॉल लगे हुए हैं। तो वहाँ पर हमें तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था, यहाँ जाओ खाना, वहाँ यहाँ से आगे जाओ, वहाँ मिठाई खाओ, ये खाओ, चैन चल रही थी। तो 6 तारीख को जिस दिन ये घटना हुई ना, तो उस दिन हमारा सबको ऐसा आह्वान किया था कि बहुत सुबह 5 बजे से वहाँ पर सब कार सेवक एक फॉर्मेशन में बैठेंगे। अच्छा। और वहाँ आएंगे तब शरीर का जल और थोड़ी वालू, ठीक है ना, वालू, हाँ। वो साथ में सैंड, लाएंगे, मतलब सैंड। तो वो वहाँ पर जो सिंहद्वार था वहाँ पर अर्पण करेंगे और यही कार सेवा होगी। अच्छा। ये 5 तारीख को शाम के जो
भाषण थे उसमें कहा गया था, अशोक जी सिंघल द्वारा। अच्छा। तो ये जब सब भाषण समाप्त हुए तो बहुत भड़के हुए स्वयं कार सेवक थे वहाँ पर। वो बोले हम यहाँ के इसलिए आए नहीं है, हम ये क्या है पानी लाना और सैंड लाना, ये क्यों काम है क्या, इतने दूर से आए हैं, इतने आए हैं। तो ये सब चर्चा चल रही थी। मैंने उनको बोला अरे भाई वो वहाँ से ये ऐलान करेंगे क्या कि ये तोड़ो ये फोड़ो, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो जो आपके मन में है वो आपको करो। तो ये सब हो के हम वापस गए। बाद में सुबह क्या है वो जो फॉर्मेशन में बैठना था ना, तो आंध्र प्रदेश के सब लोग जो थे वो पहले बैठे थे, उसके बाद महाराष्ट्र के थे, बाद में अन्य राज्यों के, ऐसे 10 लाख लोगों कार सेवक वहाँ पे बैठे थे। बाप रे, मतलब वो दृश्य अभी भी आपके नहीं, आंखों के वो सामने है। समुद्र सागर था वो, जनसागर जो बोलते हैं ना, तो वो अब अभी मेरे पूरे आँख के सामने है वो। और देख के मैं हैरान। अब क्या हुआ कि हम वहाँ जो आए ना फैज़ाबाद से, तो कुछ थोड़ा देर हो गया, तो उस जो हमें फॉर्मेशन में जो बैठे थे उसमें हमें जगह नहीं मिली थी। तो क्या करें, तो भाषण तो सुनने थे, और वहाँ पर एक लाइन लगाई थी जो डिस्प्यूटेड एरिया था 2.77 एकड़ का। हाँ। तो उसमें किसी ने जाना नहीं है, ये तो पहले बहुत बार बताया था कि कोई भी वहाँ नहीं जाएगा। तो हम बिल्कुल उसको सट के खड़े थे। और वैसे संघ से किसी ने बोल दिया तो कोई चांस ही नहीं कि कोई पार करके बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल नहीं जाना, नहीं जाना है, और जो बोला है वही करना है। तो सब भाषण सुनते थे। सुनने के बाद 11 साढ़े 11 बजे आडवाणी जी भाषण के लिए खड़े हुए, और उन्होंने भाषण कुछ एक 5-10 सुन के वाक्य सुने, और हमें जो ढकेला गया वहाँ से। अच्छा। हाँ, तो वो जो ढांचे के लिए जो तार कंपाउंड लगाए थे ना, मैं उसको जाके धड़क मतलब फेंस पे फेंस पे। हाँ। तो एक खंबे को पकड़ के मैं खड़ा रहा, और मेरा कोई हलचल नहीं कर सका। मेरे कंधे से कम 30-35 कार सेवक जंप मार के आगे चले गए। बाप रे। और ये इतनी भारी मात्रा में हो रहा था कि समझ में नहीं आ रहा था क्या है। और कुछ ही क्षणों में वहाँ इतनी धूल हो गई सब। और जो जाता था उसके पास कुछ हथियार थे नहीं मालूम नहीं, लेकिन जो उसको पत्थर मिला उसने ठोकना शुरू किया। अच्छा, वो ढांचे के अंदर मतलब वहां अंदर जाके अंदर गए, उन्होंने चालू ही किया तोड़ना। तोड़ना चालू किया। और मैं जहाँ खड़ा था ना, तो वहाँ पर कुछ मुझे पाँव ये दिखती है नहीं। हाँ। पाँव में कुछ लगा। तो मैंने देखा, हाथ उठाया, तो एक वहाँ पर मुझे ईंट मिली। हाँ, तो ये ईंट है। हाँ। ये ईंट है, और इसके साथ एक प्लास्टिक की पिशवी थैले भी थी वहाँ पर। तो ये ईंट मैंने उसमें डाल के उसमें कुछ मिट्टी डाल दी, और मैंने पकड़ के रख ली। और ये सब होते वक्त वहाँ पर जो एक संचार लोगों को मैं आया था ना, इतना खुश थे लोग, जंप मार रहे थे ऊपर ऊपर। एक तो साधु 5-5 फुट ऐसा जंप मार रहा था, बहुत बूढ़ा था वो। मतलब जैसे कि एक एनर्जी क्रिएट हो गई उधर। ऐसी एनर्जी मैंने कभी देखी नहीं, और इतना आनंद मैंने पूरे मेरे जन्म में देखा नहीं था। अच्छा। और वही क्योंकि इसको हिस्ट्री है ना। और ये ईंट का थोड़ा बताइए, क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ इसमें कुछ अच्छी महक आ रही है, मतलब खुशबू है। हाँ, वो बात तो सही है। क्योंकि क्या हुआ, जब मैं ये लेके पुणे में आया, तब मेरे घर में ये सब देखने के लिए बहुत से लोग आ रहे थे, लेकिन उसकी वहाँ की ठंड में इतनी सर्दी हुई थी मुझे कि मुझे कुछ, मैं सूंघ ही नहीं सकता था कुछ। अच्छा, जुकाम था। जुकाम था। तो जो आया उन्होंने देखा था, अरे इसमें क्यों अत्तर डाला है क्या? मैं बोला अरे अत्तर क्यों डालूंगा मैं इसमें। तो ये जो एक गर्भगृह में जो सुगंध आती है ना, वो इसे आ रही है। अच्छा। 5-6 दिन बाद जब मैं सब ठीक हुआ तो मुझे भी वो आ गई। और आप 32 साल हुए इसको, हाँ। अभी भी वही है। बाप रे। तो जब ये सब ढांचा गिराने का काम चालू रहा था, तो वहाँ मैं जब खड़ा था वहाँ पर एक वॉच टावर था। तो वॉच टावर पे लोग चढ़ के कुछ हिला रहे थे, ये कर रहे थे। तो वहाँ पर जो एक हाई टेंशन लाइन थी ना, वो बहुत हिल रही थी वहाँ से। और धोखा ऐसा था कि अगर वो गिरती तो उसके नीचे कम से कम 500 कार सेवक जल के खलास होते। तो इसलिए वहाँ पर एक अनाउंसमेंट हो रही थी, और एक पीएसी का जवान, इंस्पेक्टर था वो खड़ा था।
मैंने उनको बोला कि भाई ऐसा ऐसा धोखा है इसमें, तो कृपा करके आप वहाँ पर अनाउंस करिए और 2-4 सिपाही वहाँ पर भेजकर उन लोगों को रोकिए। तो उन्होंने अनाउंस करके 2-3 लोगों को भेजकर वो सब स्टॉप किया। तो एक बड़ा गंभीर दुर्घटना हो सकती थी, वो रुक गई। तो उसके बाजू में ही मीरबाकी जो जिसने ये ढांचा गिराया था, मंदिर गिराया था, उसकी एक कमान थी जिसमें उसने एक शिलालेख लिखा होता कि अभी वो तो फारसी में लिखा, पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन उसमें ये मैंने काम किया है ऐसा कुछ लिखा था। तो उस पर 5-6 कार सेवक बैठे थे जाके, उनके हाथ में तो कुछ शस्त्र नहीं, कुछ नहीं था, पत्थर थे, उन्होंने ठोकना शुरू कर दिया। उनका इतना मग्न होते थे उसमें, तो वो बिल्कुल वो पूरा तोड़ के ही वहाँ से उठ गए। तो ढांचा कितना बड़ा था जो गिरा? ढांचा अभी आप सोचो, एक 5-6 मंजिल बिल्डिंग होती है ना, हाँ। उतना बड़ा था। और उसकी जो दीवारें थी घुमट की, वो 5-5, 6-6 फुट की थी। बाप रे। हाँ? और ये सब हाथ से गिरा है, तोड़ा? नहीं, क्या है कि देखो, जो कार सेवक थे आंध्र के जो लोग थे ना, वो पहले वहाँ पर गए थे। और मुझे आश्चर्य लगता है कि जो उसकी जो गोलाई रहती है ना, उसमें भी उसको भी वो पकड़ के कैसे खड़े रहते। आपने देखा अपने महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के इसमें घोरपड़ नाम का प्राणी रहता था, उसको लगा के वहाँ पर चढ़ाई करते थे। तो वहाँ तो कुछ नहीं था, लेकिन एक इच्छा शक्ति थी उनके पास, और इच्छा शक्ति के बल पर उन्होंने जो काम किया। तो पहले उनके पास कुछ मिला था, कोई हथौड़े थे, कोई फावड़े थे, कुछ पहाड़ भी थी, उसमें से ठोकना उन्होंने शुरू किया। तो ऐसा मैंने सुना है कि मतलब कोई कह रहा था कि वहाँ डायनामिट भी लगाए हुए थे, आपको लगता है ऐसा कुछ? ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि जो पहला गुंबद गिरा ना, तो मैं और मेरे साथी हमने सोचा कि अभी ये शुभ समाचार पुणे में, महाराष्ट्र में फैलना चाहिए। तो हम फैज़ाबाद गए, फैज़ाबाद फ़ोन करने के लिए गए, फैज़ाबाद में फ़ोन किया, वापस आए तो एक एम्बेसडर। तो फैज़ाबाद आप जाके फ़ोन करके घर पे बताया कि ऐसा ऐसा हो गया? घर पे बताया, पुणे में बताया। वो 6 किलोमीटर का फासला था, 6 से 12 किलोमीटर हो गया। हम जब वापस आए तो उस भीड़ में एक एम्बेसडर कार वो ढांचे की तरफ जा रही थी। मैंने सोचा ये इतनी भीड़ में क्या करे, कैसे जाएंगी। और करीब से देखा तो उसके पीछे सीट पे कुछ सफ़ेद कलर के सिलेंडर रखे हुए थे। अच्छा। तो बोला क्या है ये? तो मेरा जो साथ में था वो बोला ये हो सकता है, ये डायनामिट हो सकते हैं, और वो डिजॉल्व होने वाले हो सकते हैं। ऐसे हो सकता है, मतलब हो सकते हैं। अच्छा। क्योंकि क्या है कि इतना बड़ा ढांचा। हाँ, ये ब्लास्ट तो हमने कोई सुना नहीं। नहीं, ब्लास्ट तो नहीं हुआ, क्योंकि वो आवाज़ नहीं। क्या अभी देखो ना कि ऐसे भी कुछ हो सकता है ना। बात ऐसी है कि इतना बड़ा ढांचा, आप देखो, आप अगर यहाँ पर पुणे में अब आप 5 मंजिली बिल्डिंग आपको तोड़नी है, तो वो क्या एक 6-7 घंटे में गिरेगी? हो ही नहीं सकता। नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। तो ठीक है, कम से कम 5-6 हज़ार लोग उस पर चढ़े थे, वो हुआ था, लेकिन पहला गुंबद गिरा, एक भी किसी भी को जख्म नहीं हुई। 20-25 कार सेवक जख्मी हुए, उनको तुरंत लेके गए, उनको ठीक किया, लेकिन एक भी मृत नहीं हुआ उसमें। अच्छा, मतलब गंभीर कोई जख्म? कुछ नहीं। और दूसरा गुंबद गया, तीसरा गया। हम फैजाबाद जाते थे, आते थे, ये सब चल रहा था उस दिन में। कितने गुंबद थे? 3। ये सब उस दिन 42 किलोमीटर हमारा जाना आना चल रहा था। खाना पीना कुछ सोच नहीं सकते थे, सब पैदल। बिल्कुल। अच्छा, क्या करेंगे ना। और बहुत मजा आया था, क्योंकि कुछ ऐसा महसूस भी नहीं होता था कि हम थके हुए हैं, कुछ नहीं, क्योंकि वो आनंद जो हुआ था ना, वो आप कल्पना नहीं कर सकते कि क्या हुआ। क्या मतलब वो देख के आपको क्या लगा अंदर से, क्या लगा? एक तो लगा कि अभी ये जो इतिहास रचा गया है, उसके हम साक्षी थे, उसमें हम शामिल थे, उसका एक आनंद था कि अब ये घटना तो हजारों साल के इतिहास में लिखी जाएगी। तो इस इतिहास में हम शामिल थे, इसका एक तो मन में एक प्रसन्नता थी। दूसरी बात यह है कि अपने सब देश बांधव जो थे, जिन्होंने उसमें आहुति दी थी, उनके प्रति एक श्रद्धांजलि अपनी तरफ से अर्पण करना एक अपना सौभाग्य है। तो वो भी एक समाधान था कि ये जो दाग था,
या आक्रांतियों ने अपने देश पे जो किया था, वो मिटाने के लिए जो प्रयास सब लोगों ने किए थे, उसमें हम भी कुछ हमारा योगदान हुआ। तो सही ये है। एक इसमें पर ये शायद पहला स्टेप था टुवर्ड्स राम मंदिर, अब जो हो गया है अयोध्या में, राइट? कि वो गिरने के बाद ही वो पूरा सब कोर्ट केस और ये सब उसके बाद वास्तव में मैं सोचता हूँ कि अगर वो ढांचा नहीं गिरता तो ये असंभव था। हाँ, क्योंकि क्या है कि ये ढांचा गिरने के बाद मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ। जब ये सब शाम को सब गिर गया तो हम वापस हम जा रहे थे अपना फैज़ाबाद, जहाँ हम रुके थे। तो साथ में सब थके हुए लोग जा रहे थे। उसमें एक बच्चा था 10-12 साल का, तो वो उसके ऊपर जो माथे पे पट्टी लगी थी उसमें मराठी में लिखा था, इसलिए मैंने उसको पूछा, अरे कहाँ से आए हो और कितने साल के हो? तो बोला मैं 10 साल का हूँ बाप रे। और मैं बीड़ से आया हूँ। घर पे बोल के आया? नहीं, भाग के आया हूँ। उसके हाथ में एक ईंट थी, वो ईंट लेके थका हुआ जा रहा था फैज़ाबाद में। और जब फैज़ाबाद जो गांव शुरू होता है तो दोनों तरफ एक घर थे, 100-200 फुट ऐसे, ये बाजू वो बाजू। तो वहाँ के लोग साष्टांग दंडवत रास्ते पे डाल के बाप रे। उन्होंने दीप जलाए थे और वो वैसे सोए हुए थे, सब कार सेवकों को नमन करते हुए। जैसे उनकी मन्नत पूरी हो गई हो। और ये देख के हम बहुत, ये क्या, अरे एक बात और भी मैं भूल गया हूँ आपको बोलने में। जो पहला गुंबद गिरा ना, तब हम लोग जब ये समाचार वहाँ पुणे में फ़ोन करने के लिए आए थे, तो आते आते अचानक हमारे सामने सीआरपीएफ की बहुत 15-20 ट्रक्स बिल्कुल 15 फीट हमारे सामने। अरे बाप। उनके हाथ में गन्स थी, सब थी। और क्योंकि कल्याण सिंह जी ने एक भी गोली नहीं चलनी चाहिए कहा था, इसलिए उन्होंने गोली नहीं चलाई। लेकिन वो हमारे पीछे दौड़ के आए और एक लाठी फेंकी उन्होंने, जो हमारे बीच से गुजर गई फास्ट। डर रहे, हमने बोला अभी शहीद होने वाले हैं हम यहाँ पर। फिर भागे, एक गली मिली, वहाँ पर भाग गए हम। वहाँ पर भाग के 10-15 मिनट इधर उधर देखा, टहलते रहे। और दूसरी गली में देखा तो वो सब गायब थे। अच्छा, गायब, एक भी गाड़ी नहीं वहाँ पर। तो कैसे अचानक कैसे? वही ना, तो वह वो हम जब बाहर आए तो हमें एक वहाँ पे पीएसी के इंस्पेक्टर मिले। तो उनको पूछा ये कैसे हुआ? वो बोले वहाँ पर कुछ महिलाएं, 100-150 महिलाएं वहाँ पर रोड पे सोई थी। अच्छा। और उन्होंने उन सीआरपीएफ के लोगों को बोला कि अगर जाना है तुम हमारे ऊपर से जाइए। बाप रे। और दूसरा, पीएसी के कमांडेंट वहाँ सामने गए उनके, और उन्होंने बोला कि ये आपका हक नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है, आप यहाँ से चले जाइए। हाँ। तो उन्होंने अपनी गाड़ियाँ मोड़ के सब अच्छा। निकल गए। तो आप बाल बाल बच गए मतलब वो? वैसे ही लगा, लेकिन कल्याण सिंह जी थे। हाँ। वो तो एक पूरा विश्वास था ना कि ये कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता भी तो फिर वो तो कल्याण सिंह नहीं ना, कल्याण सिंह जी तो पूरे पीछे खड़े थे सब इसके, करेक्ट। इसलिए वो डर नहीं था। लेकिन फैज़ाबाद में बड़ी संख्या में शांति प्रिय लोग रहते हैं, तो वहाँ तो डर था। लेकिन क्या है कि वो भी कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जब शाम को हम वापस जा रहे थे फैज़ाबाद, अब ये जाना है यहाँ से, तो पथराव बहुत हुआ था। अच्छा। जाते थे तो जो लेफ्ट साइड में कुछ बस्तियाँ थी, वहाँ पर उन्होंने उनके टेरेस में कुछ पत्थर ला के रखे थे। वो पत्थरबाजी उन्होंने शुरू की। तो हम मतलब ये पत्थरबाजी तब से चालू है मतलब? हाँ, तब से चालू है। अच्छा। तो पत्थरबाजी चालू है तो हमने तो कभी की नहीं थी। लेकिन उनके पत्थर उनको भी बरसाने की हमने कोशिश की। अच्छा। हमारा पत्थर उनको नहीं लगा, उनका हमें नहीं लगा, लेकिन उनको रिएक्शन तो हमने दी थी। अच्छा। और बाद में जब हम फैज़ाबाद में गए, शाम रात करीब 8-10 बजे थे, खाना वगैरह खा के थोड़ा आराम किया, और एक मैसेज आया कि ये जो सब गिराया हुआ ढांचा है, उसकी ईंटें जो है वो वहाँ से ढकेल देनी है। हाँ।
तो जितने लोग आएंगे उतना अच्छा है। अच्छा। हाँ, तो हम 5 बजे उठ के फिर से पैदल वहाँ गए और जाके जितना हमें हो सका उतना हमने वो जो सब ईंटें वो सब ढकेलना शुरू किया और 1-2 घंटे के बाद वापस आए, क्योंकि 7 बजे वहाँ पर एक फ्लोरिंग बनाया गया था मार्बल का, हाँ। एक 2-2 3-3 फीट का कंस्ट्रक्शन किया गया था ईंट का, और उसको तंबू किया और उसमें रामलला को प्रतिष्ठापित करके अरे वाह। वहाँ पहली पूजा हुई थी। अच्छा। क्योंकि वहाँ की पूजा अखंड थी, कभी भी पूजा नहीं वहाँ ऐसा होना ही था, इसलिए वो करना बिल्कुल ज़रूरी था और वो हुआ। और वो भी एक कारण ऐसा है कि अब प्रतिष्ठापना तो हो गई थी, वहाँ तो कोई यहाँ कोई हटा ही भी नहीं सकता था, हाँ। तो इसलिए वो भी ज़रूरी था कि वो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट का हुई ना, लेकिन वो होना चाहिए था, अच्छा। तो इसलिए वो किया। और दूसरा यह है कि बाद में कर्फ्यू लगा था पूरा, अच्छा। फैज़ाबाद में कर्फ्यू था, सब तरफ कर्फ्यू था। और हमें बोला था कि अभी गवर्नमेंट से भी आह्वान किया था कि जो भी कार सेवक है उन्होंने यहाँ से जैसे हो सके यहाँ से चले जाओ, उनको कोई पुलिस कुछ नहीं करेगी। तो रात में एक हमारा एक मुंबई का एक कोई कार सेवक था, वो गुम हो गया था, उसको ढूंढना था। तो ढूंढना तो कैसे ढूंढेगा, वहाँ तो कर्फ्यू था। तो एक पुलिस वाला खड़ा था, मैं और एक तो वहाँ विक्रोली का एक कार सेवक था, वो नीचे गए। तो पुलिस को बोला कि ऐसा हमारा आदमी गया है तो क्या करेंगे, तो वो बोला है मेरा ओवरकोट लो पहनो और उसको ढूंढो। तो 1-2 घंटे के बाद वो मिल गया हमें। मतलब आपको ऐसे पूरा बोले तो पुलिस लोगों ने भी पूरा सपोर्ट पूरा किया। सहकार्य था उनका। तो ये सब मजे की बातें हैं सब, लेकिन ये अनुभव था। और दूसरे दिन यानी 7 तारीख को हम वापस आने के लिए फैज़ाबाद स्टेशन पे थे। वहाँ पर एक स्टेशन को बिल्कुल लग के एक सरदार जी का दुकान था। तो हमने सोचा कि अगर कुछ किसी ने हमला किया तो अपने पास कुछ अस्त्र चाहिए। अच्छा। तो मैंने एक छुरी वहाँ पर खरीद ली, हाँ। एक ब्रेड लिया, बटर लिया, खाने का बंदोबस्त भी ट्रेन में क्या हो सकता था ना। तो गाड़ियाँ तो इतनी भर भर के जा रही थी कि जगह मिलना भी मुश्किल था। तो हमें एक ब्रेक वैन मिली। अच्छा। तो ब्रेक वैन में तो बहुत कम जगह होती है और उसमें एक सीट तो नहीं रहती है, वो सामान रखने के लिए ये रखता है ना लकड़ी का। तो उसमें उसके नीचे में बिल्कुल बहुत कठिन था, लेकिन वहाँ पर जाके बैठ अच्छा। गया। और बाकी जो लोग बाहर थे उन्होंने अपना ट्रेन के जो पत्थर होते हैं ना, वो पत्थर अंदर ला के रखे थे। अच्छा। क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए। क्योंकि पूरा ट्रेन के जर्नी में बाहर से पथराव हो रहा था। ओह। और पथराव का जवाब पत्थराव से, चलती गाड़ी का जो पत्थर जाता था वो बहुत तेजी से जाता था। तो इसलिए किसी को हानि नहीं हुई, किसी को लगा नहीं। और रात में हम जब इलाहाबाद पहुँचे तो स्टेशन पे अनाउंसमेंट हो रही थी कि कार सेवकों का स्वागत है, उनके खाने का बंदोबस्त यहाँ हुआ है। और किसी की घड़ी गई थी, वो घड़ी ऐसी ऐसी है, किसी की है, तो इतना इतना कोऑपरेशन। उनको क्या है कि वो चाहते थे कि किसी भी कुछ भी करके यहाँ से चले जाए सब लोग। हाँ। तो हमें एक ट्रेन मिली तो उसमें जगह नहीं थी, दूसरे में हम घुस गए, वो एयर कंडीशन बोगी थी। तो वो कंडक्टर बोला यहाँ नहीं आना है, नहीं तो उसको बोला आवाज़ बंद कर। मैंने सब पट्टियाँ देखी, ये जो गमछा है ना, ये देखा है 32 साल। अच्छा। हाँ अरे वाह। हाँ, ये वही अभी भी आपने वैसे ही रखा है? बिल्कुल, ये तो अपना ये नहीं, इसमें मतलब ये एकदम ताज़ा दिख रहा है आपकी यादों के जैसे। नहीं, इसको ताज़ा रखना ही चाहिए ना। तो अब ये सब हो गया, उसके बाद एक हाँ। महत्वपूर्ण बात कहनी है, मैं जन्मा हूँ रामनवमी को। अरे वाह। तो ये भी एक कोई आंतरिक आज्ञा हुई होगी कि भाई आपको जाना है, आप रामनवमी के हो। तो हाँ, तो रात जो ट्रेन मिली, वो ट्रेन में एयर कंडीशन बोगी में हम थे। तो उसने वो एयर कंडीशन बंद किया, तो उसको बोला करो चालू। वो चालू करवाया, मज़े से आए सब। तो मनमाड़ में फिर उतर गए, घर में जाके उनको इडली, उनको प्रसाद दिया। अच्छा। और थोड़ा नाश्ता वगैरह करके वापस स्टेशन पे आए। स्टेशन पे बहुत कम से कम 5000 लोग थे स्वयं। अच्छा। प्रार्थना हुई, जो ट्रेन में आई उसमें हम चढ़ गए। और दौंड स्टेशन में
कुछ संघ के स्वयंसेवक आए थे। उन्होंने बोला कि पुणे में वीडियो शूटिंग हो रहा है और आपको आपका चेहरा ढकना है, तो ये पेपर से आप चेहरा ढक के उतर जाइए। अच्छा, तो कौन कर रहा था वीडियो शूट? ये पुलिस वाले थे। अच्छा, पुलिस वाले थे, उनको मतलब record- प्रोफाइलिंग कर रहे थे। तो थोड़ा मन में ये था, लेकिन ठीक है, हम पेपर लेके उतर गए, चढ़ गए गाड़ी में। लेकिन सौभाग्य से हुआ कि स्टेशन के पहले ही गाड़ी रुक गई यार्ड में। तो हम सब वहाँ उतर गए। हाँ, तो हमें लेने गाड़ियाँ तो आई थी, वही थी, तो आके सीधे गाड़ी में चल के घर गए। अच्छा, और ये सब वहाँ पर ये सब अनुभव समाप्त होता है। और कैसे लगा ये सब अनुभव आज ये सोच के कैसे लगता है? देखिए कि ये जो अनुभव है ना, ये एक जिसको बोलते हैं ना कि ये उसको आपको इम्प्रिंट होता है मन में, कि वो कभी मिटा ही नहीं सकते कोई। अब तक 32 साल हुए, तब मेरी उम्र 41 साल की थी। और जिस क्षण से हम यहाँ से गए ना और वापस आए, बिल्कुल आंखों देखा हाल मेरे सामने आ गई। वाह, क्योंकि बात सही है ना कि ऐसी कुछ घटनाएं अपने जिंदगी में होती है कि जो हम भूल नहीं सकते। करेक्ट। और आज अब जब राम मंदिर हो गया है पूरा, तो आपको कैसे लगता है? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो है ना, जिसके लिए ये सब आहुतियाँ दी है लोगों ने, उसका कुछ सामने दिख रहा है कि ये फल मिला है उसका। और जिस तरह से हो रहा है, इतना सुंदर भव्य मंदिर, जो सपना था सबका कि मंदिर वही बनाएंगे और मंदिर भव्य बनाएंगे, हाँ, वो अभी साकार होता है। तो इसका आनंद जो सनातनियों को जो है, वो हर एक को है, हमें है, आपको है, सबको है। सही है। और ऐसा ही होता रहे। तो आप गए वो मंदिर अभी नया देखने की जाने वाले हैं? जाना है, अब हम अप्रैल में जाएंगे। अच्छा, और तब वो तब्दीली आई है उस समय के अयोध्या और फैजाबाद में, हाँ, अब वो आई है, अब उस देखने मिलेगी। देखना मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सप्रे जी, धन्यवाद, धन्यवाद, आपने मौका दिया। and thanks to all our viewers also. We will continue to bring such experiences of all people who have accomplished something in life. So stay tuned. आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप स्ट्रेट टॉक को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकॉन दबाएंगे तो आपको अपडेट्स भी मिलते जाएंगे। थैंक यू।